हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलडीसी से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में अपलोड करके बताया था कि एलडीसी स्पेशल साइंस बेस लेकर आया हूँ दोस्तों। तो मैं एलडीसी के अंदर और अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें जनरल साइंस यूज होती है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं सारे यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको एलडीसी के अंदर रक्त जो ब्लड है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। ब्लड और ब्लड ग्रुप दोनों टॉपिक्स आपके एलडीसी के अंदर दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड और अदर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको लास्ट में अवेलेबल कराऊँगा। तो दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आपको पता होगा कि रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है तथा रक्त का निर्माण की क्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। आपके जो एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोपाइसिस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि रक्त के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हीमोपाइसिस कहते हैं। तीसरी बात ये दोस्तों का रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है उसमें आयरन होता है तथा इसका रंग लाल पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा रक्त का अध्ययन करना क्या कहता है? हिमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वे अंग जिनमें खून का निर्माण होता है हीमोपोएटिक अंग कहलाते हैं। हीमोपोएटिक अंग किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर खून का निर्माण होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक स्वच्छ व्यक्ति होगा उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त यानी अपने भार का 7 से 8% ब्लड उसके शरीर में सर्कुलेट करेगा। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि एक स्वच्छ व्यक्ति है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो रक्त है उसकी पीएच मान होती है 7.4, जो हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आपको कोई कंपटीशन एग्जाम या अदर एग्जाम में पूछ ले कि जो ब्लड है उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी पीएच 7.4 होती है। ठीक है। इसके अलावा शरीर में रक्त जमने से हेपेरिन नामक पदार्थ रोकता है जो हमारे यकृत या लीवर में बनता है। दोस्तों, जैसे आपको एक बात तो ज्ञात होगी कि जैसे ब्लड बाहर आता है तो ऑटोमेटिक वो जम जाता है, रक्त का जो थक्का जम जाता है। लेकिन अब अपने शरीर में जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसमें थक्का नहीं जमता। तो इसको थक्के को जमने के रोकने के लिए हिपेरिन नामक एक पदार्थ होता है जो यकृत या लीवर में पाया जाता है, जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। ठीक है। इसके अलावा ब्लड बैंक में रक्त खून को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाकर 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जो लगभग 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रह सकता है। ब्लड बैंक जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप है या अदर है उसमें ब्लड होता है, उसको कुछ दिनों तक स्टोर करके रखा जाता है और इमरजेंसी उसमें ब्लड को काम में ली जाता है। तो इसके लिए उसे 4 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम साइट्रेट मिलाकर उसमें 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो लगभग 30 से 40 दिन, लगभग 1 मंथ तक आप उसे सेव रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। रक्त के घटक, रक्त है उसके 2 घटक है, प्लाज्मा। रक्त है उसके 2 घटक है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा है वो 55 से 60% पाई जाती है और रक्त कणिकाएं वो 40 से 45% पाई जाती है। ठीक है। रक्त कणिका के अंदर आप देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी जो सफेद रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु कहते हैं। इन तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा है वो ब्लड का तरल भाग होता है। इसका भाग होता है वो 55 से 60% होता है और इसका रंग है वो हल्का पीला होता है। ठीक है। और जो प्लाज्मा है उसमें बिलोरुबिन वर्णक पाया जाता है जो यकृत में बनता है। इसके अलावा प्लाज्मा के घटक है उसमें 90% जल होता है, 5% उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और 5% उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन आदि प्रोटीन पाई जाती है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अपने शरीर में जो एंटीबॉडी और एंटीबॉडी पीछे कोरोना काल में एंटीबॉडी नाम है आपने बहुत बार सुना होगा। तो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाई जाती है जो ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है होती है। ठीक है। सर्प का जहर प्लाज्मा को सोख देता है, इस कारण सर्पदंश से समय प्लाज्मा चढ़ाना चाहिए। सर्पदंश जब सांप किसी को काटता है तो वो प्लाज्मा को सोखने का कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा हिपेरियम भी प्लाज्मा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान।
ब्लड, रक्त। रक्त एक तरल संयुक्त होता है। रक्त निर्माण की क्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। हीमोपाइसिस क्रिया होती है वो एक रक्त निर्माण की क्रिया है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। इस क्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का जो अध्ययन करते हैं इसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। वे अंग जिसमें खून का निर्माण होता है हीमोपोइटिक अंग कहलाते हैं। हीमोपोइटिक अंग होते हैं हमारी बॉडी में जिनमें खून का निर्माण होता है उन्हें हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त या अपने भार का 7 से 8% ब्लड होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति है उसमें कितना ब्लड होता है तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अपने जो बॉडी का जो वेट होता है, नेट वेट होता है, उसमें 7 से 8% होगा वो ब्लड पाया जाता है। ठीक है। 7 से 8% से मतलब है कि 5 से 6 लीटर लगभग उसमें ब्लड होना ही चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रक्त की पीएच 7.4 जो हल्का क्षारीय होता है, रक्त है वो हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का पाया जाता है और इसकी पीएच मान होती है वो 7.4 होती है। शरीर में रक्त का जमने से हिपेरिन नामक पदार्थ रोकता है जो हमारे यकृत या लीवर में पाया जाता है। दोस्तों आपको ज्ञात हो जाएगा कि अपने बॉडी है उसमें क्या है, उसमें हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हिपेरिन नामक पदार्थ होता है वो रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। इसके अलावा रक्त है, अगर हिपेरिन नामक पदार्थ नहीं होगा तो ब्लड है वो जो अपने यकृत ब्लड है वो अपने बॉडी में क्या हो जाएगा, जम जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, इसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो हिपेरिन नामक पदार्थ होता है वो इसको जमने से रोकता है। इसके अलावा ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए किसका यूज में लिया जाता है तो आपको ये ध्यान होगा। ध्यान नहीं है तो बता दो दोस्तों, सोडियम साइट्रेट नामक जो पदार्थ होता है उसको इसमें मिलाया जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसमें क्या है कि तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और जो लगभग 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रख सकता है। ब्लड है, अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया है तो उसमें अगर सोडियम साइट्रेट मिला दे और 4 डिग्री सेल्सियस पर रख दे तो लगभग 1 महीने तक अपन ब्लड को सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा रक्त के घटक, रक्त है उसके 2 घटक हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है और रक्त कणिका है वो सॉलिड पार्ट है। ठीक है। तो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है वो 55 से 60% भाग बनाती है और रक्त कणिका है वो 40 से 45% भाग है वो ब्लड का निर्माण करती है। और रक्त कणिका है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बनी होती है। आपको ये नोट कर लेना चाहिए नोटबुक में कि रक्त कणिकाएं किन से मिलकर बनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये ब्लड का 40 से 45% भाग है वो निर्माण करने में सहायक होती है। तो शुरू करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है और यह भाग है वो ब्लड का 55 से 60% भाग होता है और प्लाज्मा उसका रंग होता है वो हल्का पीले रंग का होता है। और प्लाज्मा है उसमें बिलोरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग है वो हल्का पीला होता है और ये वर्णक है वो यकृत में बनता है। ठीक है। इसके अलावा जो ये प्लाज्मा है इसके घटक है वो 90% है उसमें जल होता है। प्लाज्मा है एक तरल पार्ट है तो इसमें 90% वाटर पाया जाएगा और 5% है वो प्रोटीन एंड 5% कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन आदि प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, 3-4 ऑप्शन दिया हो तो उनमें से आपको ध्यान में रखना है कि एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन है ये प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। इसके अलावा एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी होती है अपने शरीर में। एंटीबॉडी आपने पीछे कोरोना काल आया था उसमें आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा एंटीबॉडी, एंटीजन, इसके अलावा इनके बारे में। तो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। हमारे पीछे आपने वो प्लाज्मा डोनेशन कैंप वगैरह चले थे तो एंटीबॉडी उसका रीजन था उसमें एंटीबॉडी थे। ठीक है। तो ये एंटीबॉडी है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उससे होती है। सर्प का जहर प्लाज्मा को सोख देता है, इस कारण सर्पदंश के समय प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। सर्पदंश है अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, जैसे सर्पदंश में
सर्प है, सर्पदंश के समय प्लाज्मा स्वाब लेता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो सकती है, इसके लिए उसको प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिपेरिन भी प्लाज्मा में पाया जाता है। हिपेरिन नामक पदार्थ होता है जो ब्लड में थक्का जमने से, ब्लड को जमने से रोकता है, वो भी प्लाज्मा में पाया जाता है। दूसरा, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं हैं वो उसकी मात्रा हो 40 से 45% होती है, यानी हमारे ब्लड है उसमें 40 से 45% भाग का निर्माण करती है। रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को हिमेटोक्रिट कहते हैं, हिमेटोक्रिट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी है उसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, और इसका जो अन्य नाम है उसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी में इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रो से मतलब होता है लाल और साइट से मतलब होता है रक्त, और ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसी कारण इसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि इरिथ्रोसाइट है वो ब्लड के कितने % भाग का निर्माण करता है, तो आपको बताना है 40 से 45% भाग है वो ब्लड के निर्माण का कार्य करता है। इसके अलावा आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। आरबीसी होती है वो पेड़े के आकार की या उभयावतल आकार की होती है। एक आनुवंशिक रोग सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसियाकार या सिकल शेप में हो जाता है। ऐसे रोगियों को मलेरिया रोग नहीं होता है, अर्थात वे मलेरिया प्रतिरोधी होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी जो बीमारी है उसके कारण वो सिकल सेल एनीमिया है बीमारी है जिसके कारण मलेरिया रोग नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी ऐसी जो बीमारी है जिसके कारण अन्य ये जो मलेरिया रोग है उसकी प्रतिरोधकता के रूप में कार्य करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया रोग हुआ है जिसमें आरबीसी का आकार वो हंसियाकार हो जाता है, तो उन्हें मलेरिया रोग है वो कभी नहीं होता है जीवन में, क्योंकि मलेरिया प्रतिरोधी हो जाते हैं। क्योंकि मलेरिया रोग में ना आरबीसी की बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इसके अलावा आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और आरबीसी का निर्माण वो अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर होता है। अगर कोई व्यक्ति भ्रूण में है तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या थाइमस ग्रंथि में होता है। लीवर या थाइमस जो ग्लैंड होती है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है, और आरबीसी का कार्य है वो गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और CO2 है, दोनों गैसों का परिवहन करता है, और आरबीसी का एक अणु है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को परिवहन करने में सहायक होता है। इसके अलावा आरबीसी की संख्या है वो मेल है उसमें 50 से 45 लाख प्रति mm3 होता है, और फीमेल है उसमें 40 से 45 लाख प्रति mm3 होता है। आपको नोट डालकर एक बात लिख लेनी है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अथवा अंतःपर्दवी जालिका नहीं पाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी या अंतःपर्दवी जालिका किस में नहीं पाई जाती है, आरबीसी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में नहीं पाई जा सकती, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अदर 3-4 ऑप्शन दिए हुए, तो आपको आरबीसी सही करना है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी और अंतःपर्दवी जालिका नहीं पाई जाती है। इसके अलावा आरबीसी का जो कब्रिस्तान है उसे प्लीहा कहते हैं। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा कहलाया जाता है, जिसे प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन भी कहा जाता है, और प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। इसके अलावा प्लीहा को जिसे तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। आरबीसी में जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र जाते हैं तो उससे पहले ब्लड टेस्ट, अदर टेस्ट करवाने ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम पहाड़ी पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब में कमी आती है। जैसे जैसे अपन पृथ्वी से जो धरातल है उसमें स्थल से ऊपर ऊंचाई की हो जाती है तो अपने जो वायुदाब है, एयर प्रेशर है, उसमें कमी आ जाती है। आरबीसी में वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जिसे Hb कहते हैं, और ये धातु लोहा Fe+2 पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो HbN हीमोग्लोबिन का अणु है वो 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है, अर्थात इससे मतलब है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का अणु है वो 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा एक हीमोग्लोबिन अणु एक बार में 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है, और 1 ग्राम, ये बात मैंने पहले बता दी है, ये आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन है जिसे Hb कहते हैं, हीमोग्लोबिन है वो मेल में तो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है, और जो फीमेल है उनमें से 12 से 14 प्रति ml
पाई जाती है। इसके अलावा स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। अपवाद ऊंट व लामा। स्तनधारी जितने भी है जैसे ह्यूमन बींग मानव है उसमें भी आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें दो अपवाद है ऊंट और लामा। लामा है वो एक ऊंट जैसी एक अलग प्रजाति पाई जाती है, वो उसमें आरबीसी उसमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा अदर जो स्तनधारी है उनमें आरबीसी है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी का जो आंतरिक कंकाल होता है वो प्रोटीन में वसा से मिलकर बना होता है जिसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं। इसके अलावा आरबीसी का जो मापन होता है उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। आरबीसी के मापन को क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के मापन को हीमोमीटर कहा जाता है। ठीक है। अदर इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु बैंगनी कलर और समूह में लाल कलर का होता है। आपसे ये पूछ ले कि हीमोग्लोबिन है उसका कलर क्या है, तो अगर एक अणु है तो उसका कलर बैंगनी होगा, अगर कोई ग्रुप में प्रेजेंट है तो लाल कलर होता है। इसी कारण जो ब्लड है उसका कलर भी लाल होता है। आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि हो जाती है तो पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। और अगर आरबीसी की संख्या उसमें कमी आ गई है तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसके निवारण के लिए फोलिक एसिड तथा विटामिन बी12 लेना जरूरी है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में जो भी मिनरल है, जो अदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं उनका एक लेवल फिक्स होता है, उस लेवल में ही होना चाहिए। जैसे आरबीसी की अगर उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है फिर भी आदमी रोगग्रस्त हो जाता है, और उसकी संख्या में अगर कमी हो जाती है तो फिर भी आदमी रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है। इसलिए आदमी को स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, हमेशा योगा करना चाहिए और स्वच्छ खाना खाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नोट डाल कर लिखे दोस्तों, कुल रक्त में रक्त कणियों का 99% भाग आरबीसी का तथा 1% भाग डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट का बना होता है। इससे तात्पर्य है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात है वो 600:1 होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात निम्न में से है, ऑप्शन आ जाए 3-4, जिसमें अगर ऑप्शन दिया है 600:1 है तो वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरी चीज है डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड कार्पल कहते हैं, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता, इस कारण इसे अमीबियोइड कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका। अमीबियोइड इसलिए कहा जाता है, अमीबा है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित न होने के कारण इसमें समान क्वालिटी पाए जाने के कारण आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी है उसे अमीबियोइड भी कहा जाता है। तथा डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 5 से 6 दिन का होता है, और निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और कार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करनी है। और यह फेगोसाइट क्रिया द्वारा जीवाणु को खाकर नष्ट करता है। फेगोसाइट का मतलब होता है खाकर नष्ट करना। तो डब्ल्यूबीसी अगर अपने शरीर में कोई चीज़ है जो कोई अदर चला गया तो उससे क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है वो फेगोसाइट क्रिया करेगा और जो जीवाणु चला गया उसको खाकर उसे नष्ट कर देता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 से 11000 प्रति mm3 होती है इसकी संख्या। सामान्य संक्रमण के लिए डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगर सामान्य कोई संक्रमण हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी है। क्योंकि अगर कोई जीवाणु अगर शरीर में अगर एंटर करेगा तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और वो उसे वहीं पर नष्ट कर देता है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। ये देखिए पीछे भी मैंने आपको बताया था, हर चीज़ है वो एक लेवल होता है, उसमें उसी लेवल में होना जरूरी है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया नामक या ब्लड कैंसर नामक बीमारी हो सकती है। 1 से 1.5 लाख लगभग होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाती है। TCL कहते हैं। डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या को TLC के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है, और डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या में अगर कमी आ जाती है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है, और ये एड्स जैसे रोगों में होती है। डब्ल्यूबीसी है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है। कणिका में और अकणिका में। कणिका में है A, B और N, एसिडोफिल, बेसोफिल और नाइट्रोफिल। ठीक है। एसिडोफिल है वो 4% है और बेसोफिल है वो 0 से 1% होता है। इसके अलावा अकणिकीय जिसे मोनोसाइट या लिम्फोसाइट कहा जाता है। एसिडोफिल है वो 4% होती है। इसका कार्य है एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करना, और यह अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती है, इस कारण इन्हें इयोसिनोफिल भी कहा जाता है। इसके अलावा बेसोफिल है वो 0, उसकी मात्रा है वो 0 से 1% होती है,
और ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। इसका कार्य है हिस्टामिन, सीटोनिन, हिपेरिन की मात्रा बढ़ाना और ये तीनों यकृत से संबंधित होती है। और ये क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित हो जाती है। अगर अपने को पता लगानी है बेसी ये क्या है कि बेसोफिल उसका पता लगाना है, तो अगर आप हमारे पास मिथाइलिन ब्लू अगर अभिरंजक है उसे अपन अभिरंजक करके पता लगा सकते हैं। तीसरा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल होता है वो 65 से 70% पार्ट का निर्माण करता है और मात्रा में सर्वाधिक पाया जाता है और ये कार्य है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना और ये क्षारीय व अम्लीय दोनों में से अभिरंजित होता है। क्षारीय और अम्लीय दोनों अगर हमारे पास अभिरंजक है तो उससे न्यूट्रोफिल को अपन अभिरंजित कर सकते हैं। दूसरा है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट होता है वो हमारे बॉडी में जो WBC है उसके 4 से 8% भाग का निर्माण करता है और आकार में सबसे बड़ी होती है। कार्य है इसका रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है उसकी मात्रा 20 से 25% होती है, आकार सबसे छोटी होती है, कार्य एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है। लास्ट एंड फाइनल है प्लेटलेट्स विमाणु, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसका जीवन काल 1 से 7 दिन होता है और निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यह केवल स्तनधारी में पाई जाती है। इसका कार्य ब्लड क्लोटीन, रक्त का थक्का बनाना और विटामिन के इसमें सहायक होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसकी जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख प्रति mm3 होती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है जिससे मसूड़ों तथा नाक से खून आ जाता है। जैसे पीछे अपने एरिया में डेंगू रोग बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो डेंगू रोग होती है उसमें कहते हैं प्लेटें कम हो गई, तो इसके लिए कई चीज़ें दी जाती है। तो प्लेटें अगर व्यक्ति के अंदर एक लिमिट से कम हो जाती है तो जिससे मसूड़ों और नाक से खून आने लगता है और जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके अलावा नोट डाल के आपको एक चीज़ लिखनी है कि कशेरुकियों में सबसे बड़ी RBC बेचर या मेंढक में पाई जाती है और सबसे छोटी RBC है वो कस्तूरी मृग होता है उसमें पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही।